नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आज 27 साल बाद हो रहा है सम्मेलन। निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के तालमेल को बढ़ावा देना उद्देश्य। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल तेज। केंद्रीय सुरक्षा बलों के उपयोग को लेकर चुनाव आयोग ने की अहम बैठक। एसआईआर के विवादित आवेदनों के निपटारे का काम जारी। रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, 7 लोगों की मौत। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की टीम करेगी जांच। ट्रंप प्रशासन को ईयू की 2 टूक, टैरिफ पर मांगा स्पष्टीकरण। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को पहले से लागू शुल्क समझौतों का पालन करने की दी चेतावनी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ये गोलमेज सम्मेलन 27 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में चुनाव आयोग के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के अलावा प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूचियों को साझा करने पर भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने अहम बैठक की। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में मार्च में ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को तैनात करने की तैयारी है, जो संभवतः चुनाव वाले राज्य में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से पहले होगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में लगभग 480 कंपनियों के सुरक्षा बलों की तैनाती की जा सकती है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार चुनाव में केंद्रीय बल खाली नहीं बैठेंगे। इस बार बलों की आवाजाही और गतिविधियों पर आयोग के पर्यवेक्षकों की भी पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा बलों की गाड़ियों में जीपीएस भी लगाया जाएगा ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। सीईओ के मुताबिक केंद्रीय बलों के संचालन के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल की व्यवस्था भी रहेगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में विवादित आवेदनों के निपटारे का काम जारी है। चुनाव आयोग हर दिन कलकत्ता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा। चुनाव आयोग अब हर दिन विधानसभा वार विवादित आवेदनों के निपटारे की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करेगा। कल कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल, न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती समेत सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और जिला जजों के साथ आयोग के प्रतिनिधियों की एक वर्चुअल बैठक हुई। इसी बैठक में रिपोर्ट सौंपने के निर्णय पर मुहर लगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजोय पॉल ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें 7 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक विशेष पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया। ये पैनल अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले जटिल मामलों और तार्किक विसंगतियों का निपटारा करेगा। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा किया जा रहा है। तो पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची होगी तैयार। जिस तरह से इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया तमाम राज्यों में चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा विवादों की बात यहां पर पश्चिम बंगाल से उठ रही है। ऐसे में सभी निपटान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी की गई है। और इस वक्त एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एआई समिट के दौरान प्रदर्शन के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से एआई इंपैक्ट समिट में
जो प्रदर्शन हुआ यूथ कांग्रेस का, उस पर जिस तरह से किरकिरी इस वक्त कांग्रेस की हो रही है, उसी के मामले में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। और यहां पर अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर इस पूरे मामले में गिरफ्तारी यहां पर हुई है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह का प्रदर्शन किया गया, जबरदस्त निंदा हो रही है। देश के चारों कोनों से, चारों ओर से उनकी किरकिरी हो रही है। वैश्विक मंच पर इस तरह का प्रदर्शन बेहद निंदनीय है और यहां पर कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथी राजनीतिक दलों ने भी इसका खुलकर विरोध किया है। ऐसे में जो उस वक्त वहां पर प्रदर्शन करता थे, उनकी पहचान की जा रही है और इसी सिलसिले में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से इस वक्त सामने आ रही है। तो एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, जिस तरह का गतिविधि रही, पूरी साफ तौर पर वैश्विक मंच पर भारत की साख को धब्बा लगाने का एक प्रयास यहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया। लेकिन जिस तरह से एआई की दुनिया में भारत ने अपना दम दिखाया है, उसके आगे इनका ये प्रदर्शन कोरा साबित हुआ। संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा फोन लाइन पर जुड़ गए इस वक्त और जानकारी के साथ। जी दिवांशु, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उसी मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। और लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि इंडियन यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उदय भानु, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब से कुछ ही देर बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल भी हमने देखा था कि उदय भानु को पूछताछ के लिए तिलक मार्ग थाने बुलाया गया था और एक लंबी पूछताछ उदय भानु से हुई थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिले, कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले जो इस बात को दर्शाते हैं कि जो प्रदर्शन हुआ उस मामले में जो है उदय भानु को इसकी जानकारी थी और यही वजह है कि उसको गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में अब तक 8 अरेस्टिंग हुई है। सबसे पहले पुलिस ने 4 अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि जितेंद्र यादव को ग्वालियर से अरेस्ट किया गया। उसके बाद 2 और पकड़े गए और उसके बाद अब उदय भानु को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है पुलिस जो है पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी और उससे आने वाले समय में अब और पूछताछ होगी, कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इन आरोपियों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे और साफ तौर पर भारत का अपमान करने की मंशा से ये पूरा प्रदर्शन किया गया था। फिलहाल इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार हुए गए हैं। जिस तरह से दिव्यांशु आप बता रहे हैं कि लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया गया। इस वक्त जो तमाम लोग थे, जितने लोग उस वक्त वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और जिस तरह की नंगी राजनीति की गई, अब तक दिल्ली पुलिस का क्या कहना है और कितने लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं? आगे का क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहले इस केस को समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वो एक्यूज होते हैं जो कि मौके पर जाकर प्रदर्शन करते हैं और यही वजह है कि जो वीडियोस वगैरह सामने आए उसमें पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने स्पॉट पे जाके प्रदर्शन किया, यानी कि भारत मंडपम के अंदर घुसे और उन्होंने अपनी शर्ट को उतारकर प्रदर्शन किया। और इसके अलावा पुलिस जो है अब लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देख रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक है कि जो इंडियन यूथ कांग्रेस का हाई कमान है या फिर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनको इस बात की जानकारी थी कि उनके कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करने वाले हैं। और यही वजह है कि अब जितने लोग पकड़े गए हैं उनके व्हाट्सएप चैट और सीडीआर जो है वो खंगाली जा रही है। उन चैट्स को बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन ऐसे लोग थे जिनको जानकारी थी। और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में कॉन्स्पिरेसी अगर पुलिस ने पाई गई इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शंस हैं उसको भी एफआईआर में ऐड किया जाएगा और जो जो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनकी भी अरेस्टिंग होगी। जाहिर सी बात है कि अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल दिव्यांशु, इस पूरी जो प्रदर्शन था उसके पीछे साजिश की कहाँ रची गई, कौन थे इसके साजिशकर्ता, मास्टरमाइंड, क्या कुछ साजिश की जांच है, फंडिंग, ये तमाम चीजों का भी ध्यान इसको लेकर भी जांच की जा रही है पुलिस द्वारा?
देखिए बिल्कुल, जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो हर एंगल से जांच की जाती है। जितने लोग पकड़े गए हैं उनका जो है बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, और इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा जो एंगल है उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। एक पुलिस को गाड़ी भी मिली है जिसमें कुछ ऐसे पोस्टर्स और कुछ ऐसे टी शर्ट्स हैं वो बरामद की गई हैं। इसके अलावा कुछ और जो कार्यकर्ता हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, उनकी पहचान हुई है। जाहिर सी बात है उनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम्स, न केवल लोकल पुलिस बल्कि स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी एक्टिव है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस का साइबर सेल है वो भी कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके जरिए कुछ वैसे मैसेजेस हैं जो कि सर्कुलेट किए गए। हालांकि उन नामों का खुलासा नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और जो है लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल जो हुए हैं उनको पकड़ा जाएगा, और बड़ी संख्या में जो है इसमें गिरफ्तारियां होंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु इस वक्त की इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, जो भारत मंडपम में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 10 में। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां केंद्रीय बलों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने अहम बैठक की है, और एसआईआर की प्रक्रिया में जो विवादित आवेदन हैं उनके निपटारे का काम भी इस वक्त जारी है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक करते हैं सौरभ का। सौरभ, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उनका कैसे सही उपयोग हो, इसको लेकर इस वक्त अहम बैठक चल रही है। क्या कुछ इसमें अहम निकल कर आया? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसे में यहां पर भी टकराव होने की गुंजाइश पूरी है। जया जी, देखिए, सुबह भी आपसे बात हो रहा था। अभी हमारे पास कल जो बैठक हुआ उसमें किन किन बातों के ऊपर चर्चा हुआ उसका लिस्ट हमारे पास आया है एक्सक्लूसिवली डीडी न्यूज के पास। तो वहां पे हम जो देख पा रहे हैं कि जैसे बात अब से भी हो रहा था कि वल्नरेबल जो एरियाज है, जो सेंसिटिव एरियाज है, उनका चयन होगा। और यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है कि वल्नरेबल जो एरियाज हैं जहाँ पे हिंसा होने की संभावना है, उन सारे जगहों का एक लिस्ट बनाने की बात हुआ है। और साथ ही साथ जो सेंसिटिव जोन है, जो रिसेंट इंसिडेंट्स जो हुआ है, पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुआ है, उसके तहत इसका एक लिस्ट, इसका एक मैप बनाना होगा। मतलब एसआईआर के चलते हुए जैसे मुर्शिदाबाद के फराक्का में तोड़फोड़ हुआ था तृणमूल विधायक मनिरुल इस्लाम के नेतृत्व में, जो आगजनी की घटना घटी थी, चाकुलिया हो या फिर शायद या फिर बासंती हो या फिर स्टेट के किसी भी कोने में हो, जो हिंसा की घटना सामने आई थी, जैसे साउथ 24 परगना में ऐसे बहुत सारी घटना घटी जिसमें रोल ऑब्जर्वर्स के ऊपर भी हमला हुआ। तो उन सारी जगहों के जो पास्ट और रिसेंट इंसिडेंट्स हैं उनके बेसिस पे एक लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। और जो बोला गया है कि पोलिंग स्टेशंस का जो लोकेशंस हैं उनको आप चिन्हित कीजिए। सीसीटीवी जो वनरेबल एरिया जो लोकेशंस है, जो वनरेबल जो एरियाज है, वहां पे सीसी
कैमरा बिठाया जाए, यानी कहीं पे अगर कोई घटना घटती है तो फोर्स पहुंचने से पहले वहां पे क्या नजारा था, ये सीसी कैमरा वहां पे बिठाने की बात हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये सीसी कैमरे के जो फीड है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आएंगे, वहां पे डेटा स्टोरेज का फैसिलिटी होगा आगे चल के कार्रवाई के लिए। फिर कहा गया है कि जो लोग ऐसे घटना घटाने के पीछे रहते हैं, ट्रबल मॉन्गर्स, उनका लिस्ट बनाइए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको इन सारी कामों में ज्यादा दिलचस्प दिखाते हैं, या फिर इंटरेस्टेड कौन से व्यक्ति हैं जो हमेशा ये सारे हिंसात्मक जो घटना घटती है बंगाल में पोल इलेक्शंस के वक्त, तो ये सारे लोग कौन हैं, कौन इनको मोबिलाइज करता है ऐसी घटनाएं जो घटती है। तो वो ट्रबल मॉन्गर्स का लिस्ट बनाने को बुलाएं, और पोटेंशियल इंटिमिडेटर्स इंक्लूडिंग इनपुट्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो सत्ता पक्ष के हैं, जो विपक्ष के हैं, उनके पास से आप इनपुट लीजिए कि कौन इलाके में कौन से लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, ट्रबल मॉन्गर्स कौन है, कौन अभी हाल ही में कौन से लोग ऐसे काम कर रहे हैं, किन किन का नाम फेमस है इन सब कामों के लिए, उनका लिस्ट तैयार करने को कहा है। और साथ ही साथ आपको प्रिवेंटिव एक्शन, यानी प्री अनाउंसमेंट फेज, अभी तक कोई इलेक्शन का तो घोषणा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही उनको प्रिवेंटिव एक्शन लेने को कहा गया है। बीएनएस के 126, 128, 135 के तहत, सेक्शन की तहत आर्म्स और एक्सप्लोसिव, आप जानते हैं बंगाल में बोमाबारी की घटना घटती है, या फिर आर्म्स, इलीगल आर्म्स, ऐसी बहुत सारी घटना घटी है हाल ही में। बिल्कुल, तो ऐसे में सुरक्षा बलों का कैसे सही उपयोग किया जाएगा, इसको लेकर पूरी तरह से रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ। और आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करेंगे झारखंड से। खबर जो आई आज कल शाम वो बेहद दहला देने वाली थी, जहां पर झारखंड के चतरा में सोमवार शाम एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार मरीज और डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस ने रांची से मरीज को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एक बयान जारी कर कहा कि रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीच क्राफ्ट C90 विमान रांची दिल्ली मार्ग पर एयर एम्बुलेंस के तौर पर उड़ान संचालित कर रहा था। ये विमान झारखंड के चतरा जिले की कसारिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 2 चालक दल के सदस्यों सहित 7 लोग सवार थे। डीजीसीए ने कहा कि विमान ने शाम 7:11 पर रांची से उड़ान भरी। कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क स्थापित करने के बाद विमान ने खराब मौसम के कारण मार्ग परिवर्तन का अनुरोध किया। उड़ान के दौरान विमान का आखिरी संपर्क शाम 7:34 पर कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुआ। इसके बाद विमान का वाराणसी से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में कोलकाता से संपर्क और रडार संपर्क टूट गया। डीजीसीए ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की एक टीम को विस्तृत जांच के लिए घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है। और झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस हादसे पर एसएसपी के सेकंड इन कमांड रमेश कुमार ने कहा कि यह प्लेन जंगल के बीच गिरा था और काफी कठिनाई के बाद शवों को बाहर निकाला गया। तो जब रात को यहाँ पहुंचे हम लोग, तो तब यहाँ पे देखा तो यहाँ तो सब तो बचा तो कोई नहीं था, लाइव तो कोई था नहीं उसमें, लेकिन थे सब जो डेड थे, तो उनको निकाला गया, रिट्रीव किया गया बॉडीज़ को इसमें से। तो क्योंकि मेटालिक बॉडी होती है तो उसमें फंसे हुए थे, पूरी बॉडी जो है उसमें इंटेंगल हो गए थे अंदर की तरफ ही पूरा। तो वो उनको फिर काफ़ी कठिनाई हुई उनको निकालने में। हम लोग जो उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को बाहर तक पहुँचाया है मेन रोड तक। तो ये 2 किलोमीटर का पैच था, जंगल से होते हुए आप देखो कैसे उसको ले जाके हम लोग वहां तक उनको पहुंचाए हैं। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर एम्बुलेंस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि ये जांच का विषय है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। एयर एम्बुलेंस से एक मरीज था, रांची में ही एडमिट थे, वो आंख से झुलसे हुए थे। तो एयर एम्बुलेंस जा रहे थे, मौसम एकाएक खराब हुआ और उसी में लगता है जब टेक ऑफ हुआ और मुश्किल से यहाँ चतरा माने 10-15 मिनट की फ्लाइट उड़ी होगी और उसी समय क्रैश होने की सूचना आई। तो अब तो जांच का विषय है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ। बहुत दुखद है और जांच के बाद निर्णय, लेकिन बहुत दुखद है।
हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत है। भारत में आयोजित हालिया एआई इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई, बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार हुई। एआई की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी विशेष सीरीज एआई भविष्य का भारत। कृषि क्षेत्र में एआई तकनीक तेजी से बदलाव ला रही है, जिससे किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने, मौसम पूर्वानुमान और पशु स्वास्थ्य निगरानी में मदद मिल रही है। एआई आधारित उपकरण किसानों को सटीक निर्णय लेने, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और आय बढ़ाने में सक्षम बना रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए एआई तकनीक एक नया अध्याय लिख रही है। एआई अब कृषि उद्योग में तेजी से क्रांति ला रही है। फसलों की पैदावार बढ़ाने से लेकर मौसम की पूर्वानुमान लगाने और संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने तक कृषि पर एआई का प्रभाव गहरा है। कृषि मशीनरी में एआई के उपयोग के उदाहरणों में सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर और रोबोटिक हार्वेस्टर शामिल हैं। एआई के जरिए मशीनें मिट्टी की स्थिति का विश्लेषण कर रही हैं, फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं। मिट्टी और फसल के आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से एआई उर्वरकों और कीटनाशकों के सटीक उपयोग को सक्षम बनाता है, जिससे अंधाधुंध छिड़काव की आवश्यकता कम हो जाती है। ये सॉइल मशीन है जो उर्वरकता की जानकारी देता है कि जमीन में अगर नाइट्रोजन कम है, कार्बन कम है, ये सब चीज़ों की जानकारी देता है। और साथ ही साथ इन सब का मिश्रण के माध्यम से किसानों को हिंदी, मराठी, मलयाली, तेलुगु इन सब में उनके मोबाइल फोन पे जानकारी मिलती है। कृषि में एआई के साथ किसान डेटा आधारित निर्णय ले सकते हैं, जिससे दक्षता और स्थिरता में वृद्धि होगी। एआई तकनीक दूध उत्पादन के लिए दुधारू गायों की निगरानी कर रही है और यहां तक कि स्वचालित रूप से फसल काट रही है। एआई गायों की बीमारियों का भी इलाज करने में मददगार साबित हो रहा है। पशुओं पर सेंसर लगाकर तापमान, हृदय गति जैसे तमाम स्वास्थ्य संकेतकों पर नजर रखी जा रही है। इस डेटा का विश्लेषण और निगरानी करके एआई का उपयोग पशुओं की सेहत की समस्या को बिगड़ने से पहले ही तुरंत निपटाया जा सकता है। गाय कब सिक होता है फार्मर को पता नहीं होता। एक बार सिक होने के बाद उन लोगों का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, मनी कम हो जाता है, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी सब कम हो जाता है। हमारा सेंसर क्या करता है साहब, आफ्टर काउ नेकलेस लगाने के बाद इट आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ हेल्थ ऑफ अ कैटल। भारत सरकार ही नहीं बल्कि भारत की निजी और सहकारी कंपनियां भी एआई को कृषि क्षेत्र से जोड़ रही हैं। देश की प्रमुख डेयरी अमूल अब पशुपालकों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है। पशुओं की बीमारियों, पोषण और उत्पादकता से संबंधित समस्याओं की समय रहते पहचान की जा रही है। इससे न केवल पशुओं की सेहत बेहतर हो रही है, बल्कि पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। अमूल ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज की है। हमारे किसान जो जुड़े हैं हमसे 36 लाख महिला सभासद हैं हमारी, और उनके साथ जो 3 करोड़ गाय भैंस है, उनका ख्याल रखने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल अभी रिसेंटली लॉन्च किया। किसानों को एआई से मिल रहे लाभ की सबसे खास बात यह है कि किसानों को खेती, डेयरी और मवेशियों को लेकर हर जानकारी उनकी भाषा में ही मिल रही है। एआई संचालित चैटबॉट किसानों को योजना के साथ मौसम और बाजार की जानकारी 24 घंटे उपलब्ध कराने में सक्षम है। सरकार ने इसके लिए भारत विस्तार एआई टूल लॉन्च किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मवेशियों को होने वाली बीमारियों का भी केवल तस्वीर और कुछ जानकारी शेयर करने से पता लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर खेती में एआई तकनीक गेम चेंजर साबित होने के साथ साथ किसानों को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एआई बदल रहा है हर एक क्षेत्र की तस्वीर। न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबर सिर्फ स्टूडियो तक सीमित न हो,